स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पूरी डिटेल सामने आ गई है दोस्तों। कब जा रही है प्रियंका गांधी बताएंगे, पूरी जानकारी से के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर क्या आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूटने जा रहा है बताएंगे। आईटी सेल के द्वारा किए गए दावे और उसकी क्या सच्चाई है दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरजेडी की नेत्री की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कौन सा ऐसा विवादित बयान दिया गया है दोस्तों, जिसे लेकर भाजपा भड़के पड़े हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके की लहर चल रही है दोस्तों। बताएंगे कौन सा नया सर्वे इस बात के दावे कर रहा है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन इस बार होकर रहेगा और कोई इसे नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर हुए वोटर अधिकार यात्रा में मिले जोरदार तरीके के समर्थन के बाद पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रियंका गांधी भी बिहार के अंदर बड़ी भूमिका निभाएंगी दोस्तों, और इसके लिए जबरदस्त तरीके की तैयारियां चल रही है। कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी एक बार फिर से बिहार आ रही है दोस्तों। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का पहला दौरा बिहार का होने जा रहा है दोस्तों। दरअसल प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी 28 सितंबर से बिहार के दौरे पर लगा रही है। उस दिन यानी 28 सितंबर को प्रियंका गांधी बिहार के अंदर 2 सभाएं करेंगी दोस्तों, और दोनों के दोनों सभाएं महिलाओं से जुड़े होंगे। आपको बता दें कि 22 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ऐसे में महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम कई सारे कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर करने जा रही है दोस्तों। और नवरात्रे के मौके पर ही प्रियंका गांधी की ओर से भी बिहार के अंदर महिलाओं से बातचीत की जाएगी। उनके साथ 2 रैलियां करेंगे प्रियंका गांधी और महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी है। आप लोग जानते हैं दोस्तों की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी करके गए हैं और तेजस्वी यादव 16 तारीख से लेकर यानी 16 सितंबर कल से 20 तारीख तक वैशाली में अपनी यात्रा समापन करने जा रहे हैं दोस्तों। यानी जहानाबाद से वैशाली उनकी यात्रा होने वाली है। 10 जिलों को कवर करेंगे। इसके बाद जैसे ही उनकी यात्रा खत्म होगी, प्रियंका गांधी अगले सप्ताह से बिहार के अंदर मोर्चा संभालने जा रही है दोस्तों। तो पूरी तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और फिर प्रियंका गांधी तीनों के तीनों बिहार का कैंपेन इंडिया गठबंधन का लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि इंडिया गठबंधन इस बार फुल फ्लैज कैंपेन के साथ मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ इस बात के संकेत है कि बिहार बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है और तीनों नेता मिलकर बदलाव सुनिश्चित कर रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में क्या बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूटने जा रहा है? दरअसल हुआ ये कि एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया दोस्तों। इस पोस्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता दावा कर रहे थे, आईटी सेल वाले, कि इंडिया गठबंधन बिहार में टूटने जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अलग होने जा रहा है। यानी दोनों पहली बार अलग अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी 1990 के दशक से लेकर कांग्रेस पार्टी अभी तक आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है दोस्तों। लेकिन एक अद्भुत सा दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूटेगा। इस दावे को लेकर जब लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो पता चला कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के काटी में आयोजित एक जनसभा में तेजस्वी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये ऐलान किया है। यानी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी वो ये कहना चाहते थे कि 243 की 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहा है वो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। बल्कि उनके शब्दों में बोले तो वो कहते हैं कि हर जगह से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। यानी तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि आप उम्मीदवार देखने की जगह तेजस्वी के समर्थन में वोट करिए, तेजस्वी को वोट करिए और एक एक वोट आपका तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा। यानी साफ तौर पर दोस्तों तेजस्वी वर्सेस नीतीश का यह चुनाव बनता जा रहा है और तेजस्वी यादव इसी और संकेत देते हुए लोगों से यही अपील कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन इसे एनडीए गठबंधन के समर्थक ऐसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि तेजस्वी यादव ये नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का चेहरा 243 सीटों पर होगा। तो ये तो कॉमन सी बात है कि महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उसका कोई नेता होगा। 2020 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसी तरीके से फिर से घोषित किया जाएगा। केवल सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। तो इसमें नया क्या बोला है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा, ये अपने आप में एक अजूबा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भारत के इतिहास के गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री कांटी में आयोजित एक सभा के दौरान एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है दोस्तों। ठाकुर ने मंच से प्रधानमंत्री को निजी जिंदगी का हवाला देते हुए बीजेपी की नेत्री स्मृति ईरानी और अभिनेत्री कंगना रनावत का नाम जोड़ते हुए उनके बयान पर राज्य की राजनीति को गर्म कर डाला है दोस्तों। सभा को संबोधित करते हुए उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख रुपए का कलम रखेंगे और कहेंगे कि मैं फकीर हूं, शादीशुदा आदमी होकर झूठ बोलते हैं। और अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी कंगना रनौत और स्मृति ईरानी से जाकर मिल लीजिएगा। स्मृति ईरानी से जाकर मिल लीजिएगा। कितना बड़ा साधु बाबा है। चुनाव आयोग के कहने पर ही इन्हें याद आया है कि जसोदा बहन उनकी पत्नी है। ऐसा झूठा आदमी जो जनता को ठगते ठगते अपनी पत्नी को ठग दे, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी को लेकर बयान देते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के चुनाव को लेकर कई सारे बड़े दावे सामने आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक और सर्वे करवाया गया जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है, यानी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। दरअसल दोस्तों ये सवाल एक सर्वे में पूछा गया। उस सर्वे का नाम है वोट वाइब सर्वे। इस सर्वे में लोगों से जब सवाल पूछा गया तो नीतीश सरकार को लेकर लोगों ने काफी नाराजगी जताई है दोस्तों। 48% लोग ऐसे हैं जो नीतीश सरकार से काफी नाखुश हैं और केवल 27% लोग हैं जो खुश हैं और बाकी 20% ऐसे लोग हैं जो तटस्थ हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं नीतीश के विरोध में दिखाई देते हैं दोस्तों। सर्वे में विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच में असंतोष सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और सर्वे में 52% पुरुष और 48% महिलाओं का एक सैंपल लिया गया है दोस्तों, जिसमें 70% ग्रामीण और 30% शहरी लोग शामिल है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है और ज्यादातर जो युवा आबादी है दोस्तों उसके अंदर नीतीश सरकार को लेकर एक नाराजगी है और इसके पीछे कई सारे बड़े कारण है दोस्तों। लोग बचपन से युवा हो गए लेकिन अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, नीतीश कुमार की सरकार। अगर आप भी मानते हैं कि जो सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही, अब उसका चल पाना काफी मुश्किल होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी भले ही 1.5 साल दूर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है दोस्तों। अखिलेश यादव इस बार बदले अवतार में नजर आ रहे हैं। सपा से उम्मीदवार के चयन को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं दोस्तों। खुद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार बैठक और चर्चा करते हुए संगठन से फीडबैक ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर 75 दिन में 75 जिलों का दौरा करने का विचार शुरू कर दिया है दोस्तों। इस मैराथन अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और समाजवादी पार्टी की ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिशें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी भी बिहार, और राहुल गांधी जब गुजरात में थे दोस्तों तो उन्होंने कहा था कि गुजरात के हर जिले में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और खुद एक एक विधानसभा का हिसाब किताब लेंगे। तो राहुल गांधी खुद से गुजरात में एक्टिव है दोस्तों। और तेजस्वी यादव का काम बीजेपी को बिहार में हराने का है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हराने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध दिखाई देते हैं दोस्तों। जैसे कि 2024 के रिजल्ट में भी आप लोगों ने देखा था कि अखिलेश यादव की मेहनत काम आई थी और कहीं ना कहीं वो दिन रात काम करते हैं और उसी का असर चुनावों में देखने को मिलता है, जिसका खंडन करने की कोशिश करते हैं आईटी सेल वाले दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर एक पार्टी का काफी ज्यादा उभार हो रहा है दोस्तों। टीवीके पार्टी इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकती है और विपक्ष के नेता के तौर पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा सकती है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी पार्टी टीवीके के नेता थालापति विजय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जमकर टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। विजय ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी और राज्यों की सरकारों की ताकत को खत्म कर दिया जाएगा। यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ है और खासकर जो राज्य सरकार की ताकतें हैं उसको कम करने का एक प्रयास है। टीवीके पार्टी राज्य के अंदर बीजेपी विरोधी माहौल को भी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और राज्य में जो एक विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को विपक्ष की भूमिका से भी दूर रख रही है टीवीके पार्टी और वो एक विपक्ष के तौर पर उभरते जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके की रणनीति बीजेपी तमिलनाडु में बना रही थी कि एआईएडीएमके को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों का विस्तार करे और कम से कम विपक्ष की भूमिका में रहे, तो अब उस भूमिका को भी टीवीके पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी बीजेपी से छीन रही है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की रणनीति फेल हो रही है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
तीन पार्टियों ने मिलकर बीजेपी का बुरा हाल कर रखा है बिहार के अंदर दोस्तों। एक है कांग्रेस पार्टी, दूसरी है राष्ट्रीय जनता दल और तीसरी पार्टी जनसुराज पार्टी है दोस्तों। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के सुतीहरा निवासी और भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता अवधेश मिश्रा ने जनसुराज पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया दोस्तों। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इनको पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी में कई सारे ऐसे लोग जो पॉपुलर हैं और बिहार में अपनी एक थोड़ी बहुत पॉपुलरिटी रखते हैं, वे सबके सब जुड़कर योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का लक्ष्य बताया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार से चली जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और जनसुराज मिलकर काम कर रहे हैं, तो सबको मिलकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर अटैक करना चाहिए। और ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी में इन लोगों के शामिल होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशांत किशोर और ज्यादा समर्थन इकट्ठा कर पाएंगे? क्योंकि कई सारे सर्वे सामने आए हैं जिसमें इतना इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। जनसुराज पार्टी के बारे में भी दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। बिहार चुनाव में इनकी आप क्या भूमिका देखते हैं? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर मीनापुर में बीजेपी के नेताओं ने, भाजपाइयों ने गांधी जी की प्रतिमा के डंडे पर बीजेपी का झंडा लगा दिया दोस्तों और प्रतिमा के सर पर बीजेपी का टोपी पहनाया और गले में बीजेपी का पट्टा लगाया गया दोस्तों। भाजपाइयों को भारतीयता के हर प्रतीक से घृणा है। भारतीय एकता, एकजुटता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता संग्राम, संप्रभुता से इनको चिढ़ है। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बातें बोली है दोस्तों। सोचिए किस तरीके से महात्मा गांधी के इमेज को, उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया है दोस्तों। उसमें अलग तरीके का पेंट करके बीजेपी का झंडा लगाकर माथे पर भी बीजेपी का कैप पहनाकर कहीं ना कहीं उनका अपमान किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि जब जीते हुए महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और मरने के बाद भी उनके मूर्तियों के साथ इस तरीके का खंडित काम करने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग महात्मा गांधी से काफी ज्यादा नफरत करते हैं दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए शीर्ष के नेता महात्मा गांधी का गुणगान गाते हैं, वैसे बीजेपी के लोग अपनी मानसिकता इस तरीके की कुकृत्य करके दिखा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी और इससे जुड़ी हुई और भी खबरों की तरह आती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के नाटकबाजी को देखिए दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में भारतीय क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए बीते दिन उतरी दोस्तों, उसे लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से एक बैनर छपवाया गया। इस बैनर में सावरकर और गोलवालकर की तस्वीर लगी हुई है दोस्तों। साथ में भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी सदस्य हैं उनमें से 6 सदस्यों को दिखाया जा रहा है और भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर अग्रिम बधाई दी जा रही है और एक तरीके से विजय की कामना कराई जा रही है दोस्तों। यानी एक और देश भर के लोग अपने अपने हिसाब से भारत और पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं, जबकि भाजपा के खेल मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी थी दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है दोस्तों, उनका यह हाल है कि वो इस तरीके से भारत पाकिस्तान के मैच का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों और पूजा पाठ भी कर रहे हैं जिताने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग बॉयकॉट में शामिल नहीं है, बल्कि इनकी सरकार ने फैसला लिया है, खासकर खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है, क्योंकि बीजेपी के अंतर्गत है तो ये लोग विरोध नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फैसला लिया होता दोस्तों तो अब तक ये लोग बवाल खड़ा कर देते। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत पाकिस्तान के मैच को ही लेकर दोस्तों भारतीय क्रिकेटर रहे पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच कराने का फैसला भारत सरकार और मोदी सरकार का है। अगर वो चाहते तो मैच रद्द हो जाता। बीसीसीआई और क्रिकेट खिलाड़ियों का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो बस भारत सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। यानी बीजेपी की सरकार ने इजाजत दी है दोस्तों, तभी जाकर तो ये क्रिकेट मैच हो रहा है, वरना अपने आप तो ये मैच होता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि इसके लिए खिलाड़ियों को दोषी बताना या फिर खेल प्रेमियों के खिलाफ कुछ बोलना, इससे ज्यादा सवाल इस पर उठना चाहिए कि आखिर इजाजत कैसे दी गई दोस्तों मंत्रालय के द्वारा। अगर आप भी मानते हैं कि मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से भारत पाकिस्तान मैच का विरोध किया गया। तो आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उनके दफ्तर के बाहर पुलिस लगा दी गई, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कहते हैं कि जब आवाज उठे पाकिस्तान से रिश्ते के खिलाफ तो बीजेपी की केंद्र सरकार जनता की ताकत से डरने लगती है। यानी इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की ओर से जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट किया गया था दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक 10,000 डिजिटल स्वयंसेवक बनाकर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। अभियान के तहत 25 लाख मोदी मित्र तैयार किए जा रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव को प्रभावित करने का यह पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक मिस कॉल नंबर भी दिया गया है ताकि कोई भी उससे जुड़ सके। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के तथाकथित एजेंडे को घर तक
पहुंचाने के लिए नंबर जारी कर रही है दोस्तों। 10,000 लोगों को इससे जोड़ना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि यह आईटी सेल बनाने का एक तरीका है जहां पर स्वयं सेवक के नाम पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर पॉपुलर अर्पित शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है दोस्तों। देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में नेपाल में हुए जोरदार बवाल को लेकर कई सारे लोगों ने कहा था कि नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए लोगों ने मैदान में उतरकर अपनी सरकार का विरोध किया। भारत के अंदर भी ऐसा ही हो सकता है। इस तरीके की बयानबाजी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के पहले ही चुनावी तापमान चढ़ा हुआ है दोस्तों। विपक्षी महागठबंधन चुनावी मोड में नजर आ गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन के अन्य घटक दल के शीर्ष नेताओं ने सासाराम से पटना तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली। ऐसे में दोस्तों अब तेजस्वी यादव की जो 16 से 20 तारीख तक यात्रा निकलने जा रही है, जहानाबाद से शुरू होने जा रही है, यानी कल से शुरू होने जा रही है, तो उस यात्रा को लेकर कई सारी बातें बताई गई है। आरजेडी ने बिहार के प्रधान महासचिव ने सभी पदाधिकारी, जिसमें सांसद से लेकर पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पार्षद, पूर्व पार्षद सहित सभी लोगों को, प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है और पूरी तरीके से इस रैली को, रोड शो को सफल बनाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। इसमें बिहार कांग्रेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ एक साथ मजबूती से नजर आएगा। अगर आप भी मानते हैं कि 16 से 20 तारीख तक जिन लोगों के मन में यह डाउट है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग है, उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोनों एक साथ दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अलग नहीं होने वाले, तो लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐलान किया है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने बिहार और उत्तर भारत से जुड़े हिंदी भाषी समुदाय को साधने की कोशिश की है। उन्होंने न केवल हिंदी भाषियों को शुभकामनाएं दी है, बल्कि छठ महापर्व के मौके पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है दोस्तों। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने बिहार के प्रवासी मजदूरों को अपने साथ लाने के लिए और एक तरीके से यह मैसेज देने के लिए कि वो प्रवासी लोगों के साथ में भी खड़े हैं, उन्होंने यह बयान दिया है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी के लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ममता बनर्जी प्रवासी लोगों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी प्रवासी लोगों के बारे में भी सोचती हैं और इसीलिए हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी भाई बहनों को मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रत्येक वर्ष हम श्रद्धा के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। हम सभी भाषाओं के प्रति अपना श्रद्धा दिखाते हैं, श्रद्धावान है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद उनकी सरकार ने हिंदी भाषी लोगों के लिए कई सारे अच्छे कदम उठाए, बड़े कदम उठाए और अब आगे बिहार के लोगों को भी उन्होंने तोहफा देते हुए कहा है कि छठ पूजा के मौके पर बिहार के साथ साथ बंगाल में भी छुट्टियां होंगी। 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बाढ़ का दंश झेल रहे पंजाब में लोग लगातार बाढ़ से राहत की मांग कर रहे हैं दोस्तों और भारी नुकसान हुआ है किसानों को। इसी के कारण अब राहुल गांधी भी बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए पंजाब के दौरे पर जा सकते हैं दोस्तों। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है दोस्तों। यानी उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद के लालसी नहीं है, लालसा रखने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि जनता ही उनके लिए मुख्यमंत्री है। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनशक्ति जनता दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरह ही उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि इनका कोई प्रभाव बिहार के इलेक्शन के अंदर होगा? तेज प्रताप यादव इससे पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं और एक तरीके से कुछ सीटों पर तो उनका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 1-2 सीटें होंगी, उसमें भी हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव को जीत जाए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में एक और नया बवाल सामने आ रहा है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में तो लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी की ओर से भी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए विधानसभा में 8 सीटें जीतना हमारे लिए जरूरी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम अपनी पार्टी को अब छोटी मोटी पार्टी नहीं रख सकते। हमारी पार्टी 10 सालों से काम कर रही है और अब समय आ चुका है हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए। इसके लिए 8 सीटें हमको जीतना ही पड़ेगा और 8 सीटें जीतना है तो हमको उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि जीतन राम मांझी को बीजेपी या नीतीश कुमार की पार्टी
पार्टी बमुश्किल 10 सीटें दे पाएगी दोस्तों, और यही सबसे बड़ा संघर्ष है कि वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अगर 20 सीटों की डिमांड करेंगे तो चिराग पासवान के खाते से सीटें कटेंगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान भी इसे लेकर नाराजगी जताएंगे। तो दोनों के बीच में इसी तरीके से खींचतान जारी है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? क्या एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा आपको लग रहा है कि सही तरीके से हो पाएगा, या इसी तरीके से जीतन राम मांझी अपना विरोध करते रहेंगे? केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर ये लोग वाकई कुछ ठोस कदम उठाने के लिए भी आपको तैयार दिखाई देते हैं? लेकिन जिस तरीके के आजकल नेताओं के बयान आते हैं दोस्तों, एनडीए वालों के कोई भरोसा नहीं कर सकता कि ये वाकई अपनी बात पर अड़िग रहेंगे और कहीं ना कहीं जितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये बाद में कॉम्प्रोमाइज कर जाए। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।